हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। तो आज के सेशन में बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले आपको बता दूं 1 से लेकर 6 तक को कवर किया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट से आपको इसका सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर अन्य प्रकाशन जैसे कि रुक्मिणी पब्लिकेशन, ठीक, किरण पब्लिकेशन तथा खान सर के द्वारा निकाले गए प्रैक्टिस सेट तथा क्राउन पब्लिकेशन को कवर कराया गया। तो सारे जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसके पीडीएफ के लिए जो है आपको और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सेट नंबर ये है 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप लोग सेशन को जो है लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा पर 3.6 मेगा जूल होता है, बिल्कुल सही आंसर है। एक थर्म बराबर 106.5 मेगा जूल होता है, ये आपको गलत हो जाएगा। एक थर्म बराबर 105.5 मेगा जूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यह गलत है, ठीक है। बाकी 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। याद रखिए जो जूल होता है ना, यह आपको उष्मा का क्या उष्मा का स्थायी मात्रक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनिक गति का उदाहरण है। देखिए दोलनिक गति को हम काल्पनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि दोलन गति का उदाहरण नहीं है, बताना है आपको। देखिए दीवार घड़ी के लोलक की गति है दोलनी गति का नहीं। उदाहरण सिलाई मशीन में सुई की गति भी दोलनी गति हो जाएगा। ये घड़ी के सुइयों की जो गति होती है यह आपको दोलनी गति नहीं होता, यह आपको आवर्त गति होता है। क्या? यह आपको आवर्त गति का उदाहरण। अब बात करते हैं कि आवर्त गति कहते किसे हैं। देखिए जब किसी पथ पर, ठीक है, गतिमान वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, उसे हम आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको इस एग्जांपल समझिए। मान लीजिए जो घड़ी की सुई है यह क्या है, आवर्त, आपको आवर्त गति है। तो मान लीजिए एक घड़ी हो गया, घड़ी का सुई हो गया, यह एक इसका एक निश्चित पथ हो गया कि नहीं, हमें जो इसका एक निश्चित पथ हो गया गोल में, इसी को राउंड करना है, ठीक है। देखिए अभी एक निश्चित पथ मिल गया है उसको, एक निश्चित समय अंतराल पर यह इसी गति को एक बार मान लीजिए घूम गया, फिर दोबारा भी इसी पथ को घूमेगा। तो एक निश्चित पथ पर बार बार यह अपनी पूर्व गति को, ठीक है, पूर्व गति को ही दोहरा रहा है, इसलिए आपको आवर्त गति का कारण हो गया, ठीक है। यदि हम बात करें अब दोलनी गति किसे कहते हैं, देखिए तो जब वस्तु अपने समय स्थिति के, ठीक है, इधर उधर गति करता है तो उसे हम दोलनी गति के नाम से जानते हैं। जैसे आप पेंडुलम देखे होंगे, मान लीजिए घड़ी हो गया, घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम क्या करता है, इधर जाएगा और फिर यहीं से लौट के आएगा, फिर यहीं पे इधर हो जाएगा। तो ये जो पेंडुलम जो लोलक होता है, लोलक, पेंडुलम के लोलक बोलते हैं, पेंडुलम की जो लोलक होती है ये आपको दोलनी गति का उदाहरण हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही आंसर है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और राजधानी। देखिए जी बीएसएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको राज्य और राजधानी को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद करना है, ठीक, क्योंकि राज्य और राजधानी क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की याद रखिए राजधानी जो है वो नूर संतारा है। नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी आपको जो है ये एम्स्टर्डम है। हनोई जो है यह वियतनाम की राजधानी हनोई है, और पोर्ट लुइस जो है यह मॉरिशस की राजधानी क्या है। देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें उच्च शिक्षा देखिएगा सम्मिलित नहीं है। बाकी पुस्तकालय, गैर परंपरागत ऊर्जा, सड़क, पुल तथा जलमार्ग, अन्य संचार के साधन इसमें संबंधित हैं, संबंधित नहीं है तो उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द संबंधित है। दूध को लीटर में मापते हैं तो चीनी को देखिएगा किलोग्राम, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 और 26 के बाद कौन सी संधि हुई। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है आपको, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, डायरेक्ट पूछ सकता है तो क्वेश्चन याद रखिएगा 1824 से 26 तक चला था। 1826 में जो है यह यान्डबू की संधि के द्वारा समाप्त होता है, ठीक है। देखिए आंग्ल वर्मा युद्ध यानी अंग्रेजों और वर्मा के युद्ध में जो फाइनली 1885 ईस्वी का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, इस युद्ध के बाद जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था। और इसी के समय जो है वर्मा को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया गया था, इसमें ब्रिटिश भारत में, ठीक है। और फिर इसे 1937 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत से अलग किया गया था, ठीक है। और 1885 में याद रखिएगा कि कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये 1950 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था। देखिए 2008 में जो है आपको कहाँ, नेपाल में, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना होती। इससे पहले यहाँ पे एक राजतंत्र था, ठीक है। और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो यह मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को भारत का जो है क्या वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, याद रखिए वित्तीय राजधानी कहा जाता है। कोलकाता भारत का पूर्व राजधानी रह चुका है। श्रीनगर जो है यह आपको जम्मू कश्मीर का राजधानी। क्वेश्चन नंबर 17 के मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो याद रखिए सबसे पहले गान नगाई उत्सव मनाया जाता है कहाँ? तो यह आपको मणिपुर में मनाया जाता है और इसको जो है जेली यारांग समुदाय के लोग मनाते हैं। जब फसल कट जाता है तो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जो यह फसल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया था? यह समारोह आपको जर्मनी में, जर्मनी के राजधानी, ठीक है, तो यह आपको जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, अच्छे से याद करिएगा। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? क्या कह रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? देखिए सबसे पहले समझिए सिक्किम जो था यह भारत का कभी भी अंग नहीं रहा था, यह एक अलग देश था, ठीक है। किंतु सन 1974 ईस्वी में, ठीक है, संविधान में 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन होता, इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। और जस्ट एक साल बाद ही संविधान में 36वां संविधान संशोधन होता है, कब? सन 1975 ईस्वी में। और इसके बाद जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। तो 1975 ईस्वी याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 1975 याद रखिएगा, और यह सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य बना, जो कि अब तक भी भारत में एक बहुत ही मजबूत राज्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं आपको संविधान संशोधन बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार यह एग्जामों में पूछता है, जैसे याद करिएगा 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन क्यों हुआ था? तो इसमें जो है आपको भारत, ठीक है, वर्सेज बांग्लादेश, ठीक है, दोनों के बीच जो है कुछ भूमि समझौता हुआ था। तो भारत तथा बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता 100वां संविधान संशोधन का 101वां संविधान संशोधन कहता है क्या? ये आपको जीएसटी से संबंधित है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह एग्जाम में आता है। जीएसटी से संबंधित संशोधन कब किया गया था? यह 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 102वां यानी 102वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत ओबीसी आयोग जो था, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं 130वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो ईडब्ल्यूएस यानी जो स्वर्ण जाति, गरीब स्वर्ण जाति है, उसके लिए यानी ईडब्ल्यूएस के तहत 10% जो है आरक्षण दिया गया, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन के तहत एसी तथा एसटी को, ठीक है, लोकसभा एंड विधान सभा, ठीक है, एंड विधानसभा में 10 सालों के लिए इनका आरक्षण क्या है? बढ़ा दिया गया। कब तक? 2030 तक, ठीक है। इसी 104वां संविधान संशोधन के तहत है जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था लोकसभा तथा विधानसभा में निर्वाचित करने का, ठीक है, उसे समाप्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जो पश्चिमी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? तो याद रखिएगा जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसे यह अवशिष्ट पर्वत है, यह हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जो है बायोडाइवर्सिटी है, यानी यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। और पूर्वी घाट जो है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक के घाट को जो है पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी घाट की यदि हम बात करते हैं, यहाँ की जो है कुछ पहाड़ियाँ हो गया क्या? सेवराय की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ तथा जवादी की पहाड़ियाँ, यह आपको सारी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पूर्वी घाट में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेनानायक था? तो शुंग वंश का जो संस्थापक था, याद रखिए, यह पुष्यमित्र शुंग था और यह जो है आपको मौर्य वंश का सेनापति था, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? अंतिम शासक वृद्धरथ था, जिसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? काफ़ी ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तो देखिए जो लोटा विद्रोह हुआ था यह आपको मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए जो मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी थे, ठीक है, उन्हें पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। इसका पीतल का लोटा दिया जाता था, किंतु फिर जेल प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पीतल के जगह पर जो है इन्हें मिट्टी का लोटा दिया जाए। इसके खिलाफ जो है वहाँ के जो कैदी थे जेल वाले,
विद्रोह कर दिए, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। पूर्णतः फिर लास्ट में जो है आपको जेल प्रशासन को इनके सामने झुकना पड़ा और पुनः आपको पीतल का लोटा दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है? देखिए, तो यह जो है मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को सन 1979 ईस्वी में क्या नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। जस्ट एक साल बाद जो इन्हें 1980 ईस्वी में क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है। ठीक उसी तरह से एक और नाम है अमर्त्य सेन, ठीक है, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध क्या है, अर्थशास्त्री हैं। इन्हें जो है आपको 1998 में नोबेल मिला और 1999 में आपको भारत रत्न मिला, ठीक है। तो दोनों व्यक्तियों का नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें देखिए अमर्त्य सेन का नाम नहीं दिया तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो होता है एक अनियंत्रित नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। और यदि परमाणु बम की बात करें, ठीक है, परमाणु बम की, तो यह एक अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। परमाणु भट्टी जो होता है वह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रामचंद्र पौडेल को निम्नलिखित किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। और याद रखिएगा जो है आपको नेपाली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है जो कि विद्या देवी भंडारी के जगह पे राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म डैश के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो यह जो है आपको RRR के जो नाटू नाटू सॉन्ग था, इसने सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता, ठीक है। देखिए द एलिफेंट विस्पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का क्या, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का खिताब जीता द एलिफेंट विस्पर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? तो सूर्य की जो सीधी किरणें विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें जो है सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दिन और रात उस दिन बराबर होते हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन पर जो डी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने सदस्य थे? ठीक है, तो अंतिम रूप से जो सदस्य थे ये आपको 299 थे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के गठन का, ठीक है। संविधान सभा के गठन का जो है सुझाव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में एम एन राय ने सुझाया था। एम एन राय ने कहा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए था और यह बात इन्होंने 1934 ईस्वी में कही, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 ईस्वी में। इसके तहत जो है आपको संविधान सभा का चुनाव होने वाला होता है और संविधान सभा का जो प्रथम बैठक होता है यह 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें चुना जाता है। कौन? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को चुना जाता है, ठीक है। उपाध्यक्ष थे कौन थे? तो याद रखें उपाध्यक्ष जो है आपको HC मुखर्जी थे, या HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। और इसके बाद 1946 में जब संविधान सभा का समापन हो जाता है तो फिर जो है इसमें टोटल 389 यानी 389 सदस्य चुन के आते हैं, किंतु जब भारत और पाक, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जब विभाजन हो जाता है तो इसके बाद टोटल 299 सदस्य बचते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 299 सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे पारित किया गया था। चलिए बात करते हैं, देखिए क्योंकि जो मैकाले था यह ऐसे एक भारतीय समाज चाहता था, ठीक है, जिसमें जो भारत के लोग हैं, ठीक है, रंग याद रखिए रंग तथा रक्त से, वो चाहता था कि भारतीय जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हूँ किंतु विचार तथा प्रवृत्ति से क्या, किंतु विचार तथा प्रवृत्ति से वह अंग्रेज हूँ। मतलब कि एक भारतीयों के अंदर वह अंग्रेजी सभ्यता का विस्तार करना चाहता था, अंग्रेजी विचार को विस्तार करना चाहता था ताकि उससे अंग्रेजों को हित हो पाए। तो जो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया था यह ताकि भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया जाए और उसके अंदर जो है एक जो पश्चिमोत्तर सभ्यता उसका विकास किया जाए, इसलिए जो है यह शिक्षा नीति लाया गया था 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 41 है कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ? तो मेसोपोटामिया में 2 सभ्यताओं का उदय हुआ। सबसे पहले जो हुआ सुमेर सभ्यता का उदय हुआ था। इसके बाद आपको बेबीलोन सभ्यता का आरंभ हुआ। सिकंदर जो था, सिकंदर की मृत्यु याद रखिएगा बेबीलोन में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 45 है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भरतनाट्यम की जो शुरुआत है तमिलनाडु में हुई। कुचिपुड़ी देखिए कभी कभी पूछता कुचिपुड़ी, ठीक है, यह आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल का कथकली है, उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है, इसे जरूर याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग जो है सामान्य जो शीशा घरों में यूज किया जाता है उसके लिए समतल दर्पण उसमें होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है इसका चुंबकीय प्रकृति आपको ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए चुंबक एक है ना, इसको यदि आप तोड़ देते हैं बीच बीच से तो भी यह एक पूर्ण चुंबक ही प्राप्त होगा, और चुंबक हमेशा आपको उत्तर दिशा को इंगित करता है। ठीक है, चलिए यदि चुंबक को आप पीट देते हैं तो इसके चुंबकत्व जो होता है वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वैसे वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाम का पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसकी जो रचयिता हमको रामचंद्र गुहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने ठीक है कौन सी पत्रिका लिखी? एक सबसे पहले याद रखिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पत्रिका नवजीवन तथा इंडियन ओपिनियन। किंतु यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, आपको पता है सन 1893 ईस्वी में जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, फिर 1915 ईस्वी में जो है यह 9 जनवरी जरूर याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी पूर्ण रूप से जो है लौट कर आते हैं और भारत में रहने के लिए। तो जब ये 21 वर्ष तक कहाँ रहे थे? साउथ अफ्रीका में रहे थे। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी थी। वहाँ पर इन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना भी किया था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी थी। नवजीवन इन्हीं का है पुस्तक। देखिए न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ ये दो पुस्तकें आपको एनी बेसेंट ने लिखी है। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने लिखा है, तो इसे जरूर याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नगर में ठीक है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है यह आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में आपको विश्व बैंक तथा आईएमएफ का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है यह 8वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरालम वन्यजीव अभयारण्य पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। अरालम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यार ये आपको केरल में स्थित है। इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों थोड़ा यूनिक टाइप के होते हैं, इसलिए इसे सब प्रश्नों को आप जरूर याद करें, साथ ही साथ इसका रिवीजन भी करें ताकि आपको अच्छे से याद हो। डोबेराइनर के त्रिक नियम की उपलब्धि क्या है? इसकी उपलब्धि है कि तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यों के साथ जोड़ने वाला पहला प्रयास इसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो परमाणु का आकार होता है यह आपको परमाणु त्रिज्या से निर्धारित किया जाता है, और परमाणु का त्रिज्या क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। इससे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों में दायर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, देखिए 1960 ईस्वी में आप सबसे पहले USA में PIL को दाखिल किया गया था, लाया गया था। देखिए PIL का फुल फॉर्म जैसे कि पिछले सेट में मैंने बता रखा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, और इसमें इसे भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो PN भगवती को जाता है। किसको? PN भगवती को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यानी बायोडाइवर्सिटी डे जो है प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वर्षा वन दिवस आपको 22 जून को मनाया जाता है, तो जरूर याद रखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा के PT के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया? विश्व जो है आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, देखिए पहले इसका प्रयोग रंगों को अलग करने में किया जाता था, किंतु अब इसका प्रयोग पदार्थों को अलग करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो बहुलक है वह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो देखिए जो नियोप्रीन है ना यह थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो देखिए दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं, एक आपको थर्मोसेटिंग होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, देखिए थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को कहते हैं जिससे गर्म करने पर वह क्या हो जाता है? पिघल जाता है आसानी से। ठीक है, आसानी से पिघल जाता है और पुनः उसे
उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। किंतु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि इसे जब एक बार गर्म कर दिए तो यह पिघल तो जाएगा, किंतु पिघल जाएगा, इसके बाद हम इसको जिस आकार में ढालना चाहेंगे उस आकार में ढाल भी देंगे, किंतु एक बार यदि यह पिघल के किसी आकार में बन जाता है तो दोबारा दोबारा यह नहीं पिघल पाता, जैसे कि नियोप्रीन हो गया आपका, ठीक है, या बेकेलाइट हो गया, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो यह जो है आपको बैरन द्वीप है, और बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यू मूर द्वीप जो यह बंगाल की खाड़ी में है। नारकोंडम द्वीप भी अंडमान में है, किंतु यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है आपको पोलावरम से प्राप्त हुई है। गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था, इनका माता का नाम जो है गुजरी देवी था। क्या रखिएगा, गुजरी देवी था, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से देखिए कोई नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। यह सिखों के जो है आपको 10वें गुरु थे। कौन से, सिखों के 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। और इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। कौन सी, पाहुल, ये क्वेश्चन पूछ देता है आपका, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है फिर गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया, ठीक है, तब से यह प्रथा समाप्त है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन निर्णय करता है। देखिए निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 में से एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। यदि दोनों के बीच मतभेद हो जाता है तो फिर क्या क्या मतदान कराया जाता है, ठीक है। तो बहुमत के द्वारा इसमें निर्णय कराया जाता है, बहुमत से आयोग स्वयं निर्णय लेती है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो निर्वाचन आयुक्त का जो संबंध है हमारे संविधान के भाग, याद रखिएगा, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयुक्त के बारे में चर्चा किया गया है। इसका जो नियुक्ति है आपको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुसार इन्हें रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितनी जो पार्टियां हैं, याद रखिए, कितनी पार्टियां जो है आपको राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये कमेंट करिए आप। यदि आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको इसको कमेंट में आंसर दे दूंगा, किंतु आप ये कमेंट करिए कितनी पार्टियां जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में है। यह आपको मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है मेलनूंग गाँव। याद रखिए कौन सा, मेलीनूंग गाँव, जो कि एशिया का जो है सबसे स्वच्छ और सुंदर गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रस्तुति पुस्तक का विमोचन किसने किया, इसे नरेंद्र मोदी ने किया था। और याद रखिए श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है कौन है, यह भी आपको नरेंद्र मोदी ही है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसमें से कैटालिक कारिको डू बीजमैन, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य है। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की बात करें तो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना सही है, बिना नगद प्रयोग किए वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, और प्रत्येक निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखिए वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से, क्या वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की जो प्रक्रिया, इसे ही वित्तीय समावेशन का, तो वित्तीय लेन देन है जिस ऑनलाइन के बारे में उनकी जागरूकता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 92 है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर सूची 1 में चूना, बुझा हुआ चूना, और यहाँ पे उसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ, ठीक है, रासायनिक नाम, यहाँ पे उसका सूत्र दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए चूना है, चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। बुझा चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, इसका आपको CaOH2 हो जाएगा। जिप्सम CaSO4 2H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O होता है। तो A का 2, B का 1, C का 4, देखते हैं कहाँ है, A का 2, B का 1, C का 4, ऑप्शन नंबर C है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है किसके माध्यम से, तो यह जो है आपको यकृत के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है न्यायालय अपने ही फैसले पर पुनः विचार कर सकता है, और यह जो है व्यवस्था आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि सफ्रेज मूवमेंट का संबंध किससे है। तो याद रखिए सफ्रेज मूवमेंट का जो संबंध है ये आपको महिला मताधिकार आंदोलन से है, ठीक है। सफ्रेज मूवमेंट जो हुआ था, सबसे पहले याद रखिए कि महिलाओं को पहले मत देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद जो है आपको महिलाओं के
मतदान को लेकर आंदोलन होने लगे जगह जगह और पूरे विश्व में चलने लगा था, ठीक है। तो इसके तहत सफ्रेज मूवमेंट के तहत महिलाओं को मताधिकार करने का अधिकार दिया गया और 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में महिलाओं को अधिकार दिया गया। 1920 में जो है यूएस में महिलाओं को अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? या राष्ट्रगुरु के नाम से आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाना जाता है, ठीक। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सन 1976 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थिन किस पादप कोशिकाओं का उत्सर्जी पदार्थ है? यह जो आपको चाय की पत्तियों में क्या होता है? थिन पाया जाता है, ठीक है। कॉफी से कैफीन पाया जाता है, तंबाकू से निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है? यह ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम जो होता है लाल सागर है उसका रंग लाल होता है, ठीक है। यह प्रकार का सवाल है। देखिए क्लोरेला हम दिया हुआ, क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। क्या? अंतरिक्ष यात्री करते हैं खाने के रूप में, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त हो जाता है और आपको इससे प्रोटीन भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनेरा का किला कहाँ स्थित है? यार मुनेरा किला यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस से नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो नेशनल आइकन के रूप में देखिएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सचिन तेंदुलकर को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? इनके लिए मासी पोर्टल को क्या मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। मासी, और देखिएगा मासी का जो फुल नेम होता है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलेस। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है बिहार के यह पूर्णिया जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए यह जो है एक मुगल छावनी था जहाँ पे मुगल सैनिक रहते थे। किशनगंज में यदि बात करते हैं तो यहाँ पे मलबरी विकास संस्थान है। क्या? मलबरी, याद रखें मलबरी विकास संस्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न उसके लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे बना लीजिए, क्योंकि मैं यदि यहाँ मैथ और रीजनिंग बताता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? देखिए इसमें से घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी सही है, जो सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी भी थी, ये भी सही है बिल्कुल। प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना प्लासी युद्ध के बाद घटित हुआ था। देखिए जो ब्लैक होल की घटना थी ना, यह आपको प्लासी युद्ध के पहले घटित हुआ था। कब? पहले। क्योंकि देखिए ब्लैक होल घटना एक ऐसी घटना है जिसमें कहा जाता है कि सिराजुद्दौला जो था अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में, ठीक है, कैद कर दिया और इसमें लगभग एक छोटे से कमरे में लगभग 146 लोगों को भर दिया गया। यह 13x14 का शायद कमरा था, उसमें 146 लोगों को डाल दिया गया। और जब सुबह जो है दरवाजा खोला गया तो इसमें से सिर्फ 23 व्यक्ति ही थे ऐसे जो जीवित बचे थे, बाकी सारे व्यक्ति मर गए थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति था हॉलवेल, ठीक है, जो कि ब्रिटिश एक लेखक था। इसने ही इस घटना का वृतांत बताया था। किंतु ऐसे माना जाता है कि यह जो एक घटना एक मनगढ़ंत कहानी थी, किंतु ऐसा एक इतिहास में लिखा गया और यह घटना आपको 20 जून, ठीक है, सन 1756 ईस्वी को हुई थी। और इसी घटना के बीच बाद जो है आपको प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध होता है कब? 23 जून, याद रखिएगा, सन 1756 ईस्वी को। तो यह प्लासी के युद्ध के ठीक पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यह गलत है, ठीक है। बाकी सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, सही है। और इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव की गिदड़ की संज्ञा दी, ये भी आपको सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो ऑपरेशन जीरो जो है अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत जो बड़े बड़े नेता थे उन सभी को जो है गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 118 है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इको क्रेडल के रूप में किया जाता है? तो माइसिलियम का प्रयोग क्रेडल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलिज्म रोग किसके कारण होता है? तो यह सिंड्रोम में जो है हुई गड़बड़ी के कारण होता है, ठीक है। और इसमें गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण और डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। क्या? डाउन, याद रखिए डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की वजह से आपको मंगोलियाई रोग होता है। इसमें जो होठ मोटे मोटे हो जाते हैं, आँख छोटे छोटे हो जाता है, मंद बुद्धि लोग हो जाता है, इस तरह से यह तो गुणसूत्रों में संतुलन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 122 है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 1978 ईस्वी में। याद होगा आपको 42वां संविधान संशोधन सन 1926 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो संशोधन संविधान में किए गए थे इंदिरा गांधी के समय में। इसलिए इसे लघु संविधान के नाम से भी जानता है, लघु संविधान। इसी में आपको प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा
अखंडता, ठीक है। किंतु इसी के तहत ऐसा कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को पंगु बना दिया गया था, यानी राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां थी वो छीन लिया गया था। और ऐसा कहा गया था कि यदि मंत्रिमंडल किसी भी विधेयक को पारित कर भेजती है तो राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश है। यही सब छोटी छोटी जो गलतियां थी उसको सुधारने के लिए 40वां संविधान संशोधन हुआ था होता है, ठीक है, जब जनता पार्टी की सरकार आती है। और इसके तहत यह कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया कि यदि मंत्रिमंडल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति जो है एक बार उसे पुनः विचार के लिए, ठीक है, संसद को भेज सकता है। यदि पुनः विचार के बाद भी वो विधेयक आता है तो फिर राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों देखिए, एक फैक्ट से आप लोगों को मैंने बहुत सारे जो है एग्जाम्पल सेट करके बता दिया, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं वैसे क्वेश्चन को मैंने बताया कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 124 से आपका कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। देखिए, ओलंपिक जो ज्वाला होता है यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। और ओलंपिक मशाल जलाने के जो शुरुआत किया गया था 1928 ईस्वी के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उससे किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 128 से, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों के उपक्रम क्या कहलाते हैं, तो उसे आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 130 है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1815 ईस्वी में किया गया था। और 1828 ईस्वी में इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा जो है भारत में बंद किया गया, सती प्रथा पर रोक लगाया गया था सन 1829 ईस्वी में इनके तथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो कि शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 के लिए काफी विश्वविख्यात है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपको आर्य समाज की स्थापना किया था। ज्योतिबा फूले ने आपको गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 131 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। राष्ट्रीय क्रांति इसको आपको बेंजामिन डिजरायली ने किया था। कौन? बेंजामिन डिजरायली ने किया था, ठीक है। हैंसियाकर बीमारी का क्या कारण है। तो हैंसियाकर बीमारी का जो कारण है ये आपको देखिए रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवंशिक विकृति, बी और सी, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में त्रिवल्ली कपाट किन दो आलिंदों के बीच में होता है। तो यह जो दाया आलिंद और दाया निलय के बीच में होता है। कौन सा? त्रिवल्ली कपाट। जैसे कि बात जो हृदय होता है, मानव का हृदय जो होता है यह याद रखिए 4 कोष्ठकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आपको अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी जनजाति का आप नाम सुने होंगे, मिसमी, ठीक है। मिसमी जनजाति भी आपको अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। एक केंद्रीय भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इनका जो मुख्य कार्य है कि जो भी सिविल सेवक होते हैं, ठीक है, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल सीबीसी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीए चक्र इसके उत्पादन के पूरा होने के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। CO2 NADH तथा FADH2 के में होने वाली महत्वपूर्ण घटना है। ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143 के निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य की जनसंख्या निम्नलिखित में किस कारक से प्रभावित होती है। यह जनन क्षमता, प्रवर्जन तथा मृत्यु दोनों तीनों से यानी प्रभावित, उपयुक्त में से सभी से प्रभावित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 147 है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एवं नवाचार इसका संबंध किस क्षेत्र से है। ओपीडी का बार बार आप नाम सुनने होंगे कहाँ, जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो बोलता है ओपीडी जाओ, ओपीडी जाओ। तो यह आपको स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। एक ओपीडी का जो फुल नेम होता है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। क्या? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। देखिए यह एक जो होता है अस्पताल में जो कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं तथा मरीज होता है, उनके बीच एक कड़ी का कार्य करता है। जब कोई भी बाहरी मरीज, याद रखिए, जब कोई भी बाहर से मरीज अस्पताल में जाता है तो उसे ओपीडी भेजा जाता है। ओपीडी में बैठा जो भी कर्मचारी होता है, ठीक है, वह मरीज का पहले बीमारी पूछता है, कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बीमारी के अनुसार वह जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेफर करता है कि आप इस डॉक्टर को जाइए। तो ओपीडी कार्य क्या करता है, मरीजों की जो बीमारी उसको जानकर स्पेशल डिपार्टमेंट को भेजना, ओपीडी का यह कार्य है। यह स्वास्थ्य से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप जीता। 149 है कि डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो यह आपको मोहन बागान की टीम ने जीता है, ईस्ट बंगाल को हराकर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 150 प्रश्नों में जो जीके जीएस के प्रश्न थे हमारे यह समाप्त होते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जरूर जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ।
चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।